तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको अब उन्होंने पावरफुल बना लिया है। तो पार्लियामेंट एक कानून बनाए, हम उसको पलट देंगे। पार्लियामेंट एक कोई जजमेंट बनाए जनता के कहने पे, हम उसको पलट देंगे। तो सचमुच सर, दिस डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ फार्स, नॉट बिकॉज एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी लीडर और एनी प्राइम मिनिस्टर इज थ्रेटनिंग दिस प्रोसेस। मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी मतलब अल्टीमेटली राजा परिवार का तो नहीं है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भी नहीं है, गुजराती स्कूल का ही तो है ना, मतलब। और उस समय जो इलीट था वो तो इंग्लिश स्कूल ऑलरेडी जाना शुरू कर चुका था, गुजरात या कहीं पर भी। इलीट नहीं है वो आदमी। चाय बेचता था कि नहीं बेचता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत अमीर परिवार का नहीं था। वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो आदमी ब्राह्मण और क्षत्रिय तो नहीं ही है, उसके नीचे का ही है ना। तो ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है क्यों? क्योंकि इस देश में इलेक्शन होता है। इलेक्शन ना हो तो बीजेपी उसको उठा के फेंक देगी उस आदमी को, कि भाई वो आदमी वोट ला रहा है ना, इसलिए वो है। वो आदमी इलेक्टोरल प्रोसेस को क्यों खत्म करेगा? वो आदमी डेमोक्रेसी क्यों खत्म करेगा, जो डेमोक्रेसी की पैदाइश है? इंडिया में जुडिशियरी जो है, न्यायपालिका जो है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक टास्क रहा है, रोल रहा है। और वो रोल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का रोल नहीं रहा है, बल्कि डेमोक्रेसी के साथ एक कॉन्ट्रेरियन रिलेशन में जाने का रोल रहा है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसको बचाने का काम जुडिशियरी का है। उसका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो बचाए, उसको एनालाइज करे, उसकी व्याख्या करे, उसका मतलब बताए। ये थियोरिटिकली ये रोल जुडिशियरी का होना चाहिए, बट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन चाहिए एंड व्हाट इज द रियलिटी। इसके बीच एक बहुत ज्यादा गैप है। और मेरा ये एलिगेशन है जुडिशियरी पर कि वो इंडिया में स्टेटस को की ताकत है, यथास्थिति की ताकत है, और जो भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है उसके खिलाफ खड़े होना उसकी जेनेटिक बनावट में है। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि जेनेटिक बनावट में है, तो मैं इस आरोप को बहुत सीरियसली लगा रहा हूं, क्योंकि जब इंडिया की डेमोक्रेसी अपना पहला फुट स्टेप रख रही है, मतलब इससे बच्चा पैदा हुआ, पहला कदम चलने के लिए तैयारी हुई, और उन्होंने एक प्रोग्रेसिव अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि भारत के सारे अलग अलग समुदायों के बेस्ट लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उसमें बहुत सारी चीज़ों के अलावा जस्टिस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, फ्रॉम द प्रेम्बल टू 16(4) और सब जगह जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से लाया गया। उस समय जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी आज़ादी के बाद के अपने सबसे महत्वपूर्ण और पहले फैसले में सोशल जस्टिस को स्कटल करने की कोशिश करती है, चंपकम दुराईराजन केस में। और जो सोशल जस्टिस है, रिजर्वेशन है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को वो वहां पर डिबंक कर देती है। तो देश किसी दिशा में जाना चाहता है, आप किसी और दिशा में जाना चाहते हैं, ये जुडिशियरी का पहला काम ही है। ये कोई बाद में क्रिएट की हुई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि जुडिशियरी बहुत अच्छी थी और जुडिशियरी अब खराब हो गई है। जुडिशियरी दरअसल शुरू से ही उसने ये टास्क अपने ऊपर लिया कि वी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द एलिट्स, वी विल स्कटल ऑल प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, वी विल नॉट अलाउ द कंट्री टू मूव or march forward in the way of social justice, equity और equality. So that was their task. उन्होंने अपने ऊपर ही टास्क ले लिया कि आप लैंड रिफॉर्म लाओ, गरीबों को जमीन देनी है, हम गिरा देंगे। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके कोई अच्छी चीज लाने की कोशिश करो, हम उसको गिरा देंगे। आप जुडिशियरी में अलग अलग कम्युनिटी के जजेस लाने की कोशिश करो, हम अपने पैर वहां पर जमा देंगे। आप ओबीसी को रिजर्वेशन की कोशिश देने की कोशिश करो, हम आपके खिलाफ जजमेंट दे देंगे। तो ये पूरी जुडिशियरी का जो रोल है, असल में यहीं पर लड़ाई है। असल में इंडियन डेमोक्रेसी वर्सेस इंडियन जुडिशियरी चल रहा है पिछले 70-75 साल से। आप
केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती मठ के जमींदार हैं, उनकी जमीन लेकर किसानों को बांटनी है, ये पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। जब वो उस जमीन को बांटने की कोशिश करती है सरकार, तो केशवानंद भारती चले जाते हैं कोर्ट में और अपने पक्ष में एक फैसला पा लेते हैं, और वो फैसला फिर कोई डिस्टर्ब ना किया जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन देता है, एंड दैट इज सो वेग दैट it was never defined कि these articles will constitute basic structure. They kept it open. It's so vague, it's so opaque. Anything can be basic structure. Even in NJC case, they said our appointment process is basic structure. Now this is so absurd. इतना बड़ा मजाक इस देश में हो रहा है, उनको जो भी लगता है कि यहाँ पर हमको पार्लियामेंट को, जहाँ पर जैसे रविवर्मा कुमार सर ने कहा कि पीपल्स विल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस एंड थ्रू पार्लियामेंट के जरिए जनता अपनी बात बोलती है। सरकार किसी की भी हो सकती है, बदलती रहती है, बड़े बड़े महारथी गिर गए, इंदिरा गांधी गिर गई, वाजपेयी गिर गए, कल नरेंद्र मोदी की सरकार भी जाएगी, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जनता अपनी इच्छा कैसे जताती है कि मैं वोट देता हूं, एक सरकार बनाता हूं, वो सरकार हमारे लिए काम करे, अगली बार उसने नहीं किया तो बदल देती है, अगली बार अच्छा किया तो फिर से आ जाता है। अभी पूरे देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें कि 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं, वो एक पार्लियामेंट लोकसभा चुनते हैं, वो एक कानून बनाता है, और 5 जज या 2 जज कहता है नहीं ये नहीं चलेगा, हम बताते हैं वैसा चलेगा। ये दुनिया में कहां होता है? ये पूरा मतलब इस देश में डेमोक्रेसी को अगर कहीं कोई खतरा है, कोई खतरा था, तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जुडिशरी के थ्रू आया है। क्योंकि असल में हो क्या रहा है, देखिए मैं इसमें एक सिर्फ चीज और जोड़ रहा हूं। आप ये देखिए कि कॉलेजियम सिस्टम कब आया है और उस समय देश में क्या चल रहा था। 2 चीजें, कॉलेजियम सिस्टम फर्स्ट जजेज केस, एसपी गुप्ता केस में एग्जीक्यूटिव के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में एक तरह से पावर आ गई पूरी तरह से। पहले भी था कि वो जुडिशियरी को नियुक्त करेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों में जुडिशियरी सरकार ही नियुक्त करती है। वो जुडिशियरी बेशक सरकार के खिलाफ जजमेंट भी दे देती है, लेकिन जुडिशियरी को सरकार ही नियुक्त करती है, क्योंकि वहीं पर लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। और अगर खराब जुडिशियरी कोई सरकार चुन रही है तो हम अगले चुनाव में उस सरकार को पलट दे सकते हैं। हमारे पास मतलब जनता के हाथ में इतनी सी पावर है। सेकंड जजेज केस जो आता है उसमें वो 93 का जजमेंट है। 1993 में इस देश में क्या चल रहा था या उससे पहले क्या चल रहा था, तब आप समझेंगे कि इसमें पर्पस क्या है। मान्यवर कांशीराम का आंदोलन चल रहा था, मामसेप बन गई थी, भारत बहुजनों का होगा ये ड्रीम आ रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल आ रहा था। बीएसपी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बड़ी पार्टी बनने की तरफ, एक बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ रही थी। लोहिया पॉलिटिक्स दूसरी तरफ, पहली चीज ये हो रही थी। दूसरी तरफ लोहिया पॉलिटिक्स के जरिए 1967 के आसपास फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ और उसके बाद कई राज्यों में बैकवर्ड क्लासेस के चीफ मिनिस्टर बनने शुरू हो गए। 8 राज्यों में कांग्रेस हार गई। दैट वाज द सेकंड प्रोसेस, जहां पर किसान और ओबीसी जातियां अपना पॉलिटिक्स में क्लेम लेने लगी और कांग्रेस जो एक महाबली कांग्रेस है उसकी ताकत घटने लगी। सो दैट वाज द सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस वाज this state level empowerment of OBC was translated into union level empowerment of OBC in 1989 when VP Singh became the prime minister. So that was the third process. And before that, 2 OBC law ministers, B. Shankaranand and second one was P. Shivshankar. They appointed actually many OBCs judges in the Supreme Court and various high courts. This was the fourth process. Fifth process was government accepting Mandal Commission report and implementing 27% reservation in central government jobs.
So these 5 processes were happening during last 10-15 years prior to second judge's case. So upper caste elite, they thought that this process is happening and where this will lead to. This may ultimately lead to a process where our hegemony in all the institutions will erode, will wane, will wither away. So that was the context. ये context है, ये backdrop है जहां पर एक elite का कू होता है, एक तख्ता पलट होता है, एक जैसे सैनिक तख्ता पलट होता है वैसे एक जुडिशियल कू होती है और वो तय करता है, बल्कि इससे थोड़ा सा पहले भी ले जाएं, इवन केशवानंद भारती वाजे कू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहीं नहीं कहा कि कोई क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बियॉन्ड होगी। उन्होंने इसको ओपन रखा कि, और बल्कि कहा भी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में भी कहा गया, वी डोंट वांट डेड पीपल टू रूल, मतलब आदमी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं रहेंगे तो जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से उस समय की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। मतलब कब्र से कोई शासन नहीं करना चाह रहा था, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मैंडेट था कि आप जुडिशरी या कोई भी उसको रोकेगा नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करेगा। गलतियां उसमें हो सकती हैं लेकिन दैट वाज द मैंडेट। केशवानंद भारती में उसने कह दिया कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि आप ये चेंज कर सकते हैं, आप ये चेंज नहीं कर सकते। 2 बॉक्स उन्होंने बना दिए, दूसरा बॉक्स उन्होंने एम्प्टी रखा, जब जो मन करेगा उसको हम उस बॉक्स में डाल देंगे कि आर्टिकल दिस विल कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये पहला कू था। दूसरा कू उन्होंने किया सेकंड जजेज केस, एंड उसके जरिए उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि जजेज हम नियुक्त करेंगे। हमारे राष्ट्रपति को उन्होंने एक तरह से पंगु और क्रिपल बना दिया और उसका पावर अपने हाथ में ले लिया कि हम चुनेंगे। और आप इन 2 जजमेंट को साथ में पढ़िए तब समझ में आएगा कि किस तरह से जुडिशरी ने इस देश में अपने हाथ में पावर ले लिया। फर्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर, सेकंड इज सेकंड जजेज केस और कॉलेजियम केस। इन दोनों के जरिए उन्होंने कुछ इलीट जो अपना पावर रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वही जज का बेटा, जज की बेटी, जज के दोस्त, जज के रिश्तेदार, अपनी कास्ट, दैट पावर इज रिप्रोड्यूस्ड एवरी टाइम। हर वो बाहर जा ही नहीं रहा है, 1-2 वो बीच बीच में थोड़ा बहुत वो उसको पॉल्यूट होने देते हैं, अदरवाइज दे आर कीपिंग देयर बॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड फैंसीज। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको उन्होंने पावरफुल बना लिया है। तो पार्लियामेंट एक कानून बनाए, हम उसको पलट देंगे। पार्लियामेंट एक कोई जजमेंट बनाए जनता के कहने पे, हम उसको पलट देंगे। तो सचमुच सर, दिस डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ फार्स, नॉट बिकॉज एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी लीडर और एनी प्राइम मिनिस्टर इज थ्रेटनिंग दिस प्रोसेस। मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी मतलब अल्टीमेटली राजा परिवार का तो नहीं है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भी नहीं है, गुजराती स्कूल का ही तो है ना, मतलब। और उस समय जो इलीट था वो तो इंग्लिश स्कूल ऑलरेडी जाना शुरू कर चुका था, गुजरात या कहीं पर भी। इलीट नहीं है वो आदमी। चाय बेचता था कि नहीं बेचता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत अमीर परिवार का नहीं था। वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो आदमी ब्राह्मण और क्षत्रिय तो नहीं ही है, उसके नीचे का ही है ना। तो ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है क्यों? क्योंकि इस देश में इलेक्शन होता है। इलेक्शन ना हो तो बीजेपी उसको उठा के फेंक देगी उस आदमी को कि भाई वो आदमी वोट ला रहा है ना, इसलिए वो है। वो आदमी इलेक्टोरल प्रोसेस को क्यों खत्म करेगा? वो आदमी डेमोक्रेसी क्यों खत्म करेगा जो डेमोक्रेसी की पैदाइश है? डेमोक्रेसी के बगैर आप नरेंद्र मोदी की कल्पना कर सकते हैं? अगर इलेक्शन ना हो तो नरेंद्र मोदी क्या है? चाय बेचेगा, तेल बेचेगा, कुछ करेगा? तो डेमोक्रेसी को खतरा इस देश में मेरे ख्याल से जुडिशरी से है, और हमको अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो जुडिशरी से बचाना है। सो दैट इज द चैलेंज। ये एक टास्क है हमारे पास, और इसमें केशवानंद भारती केस का जजमेंट जाना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, रिविजिट होना चाहिए, कोलेजियम जजमेंट रिविजिट होना चाहिए, और पार्लियामेंट को अपनी पावर रिक्लेम करनी चाहिए। हमको पॉलिटिकल क्लास को कहना चाहिए कि आप इसको रोको, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमें ओबीसी का जज दो, आप हमको शेड्यूल कास्ट का जज दो, आप हमको शेड्यूल ट्राइब का जज दो, आपका ओनर्स है, आपको हमने चुना है। ये पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है कि वो इस देश में लोकतंत्र को फिर से रिक्लेम करे और जुडिशरी को वहीं रखे, उतना सारे पावर दे जितना पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए। हमको कॉन्स्टिट्यूशन होते होते जो बन गया है उसकी जगह कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो इस देश के फाउंडिंग
फादर्स या मदर्स जो भी उन्होंने मिलकर दिया है, हमको वहाँ जाने की जरूरत है। ये मेरा कोर आर्गुमेंट है। थैंक यू, आपने मुझे सुना। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू।